बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको आज के सबक में खुशामदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी किताब से रोज़ाना एक सबक, ताकि हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, सही तरीके से पढ़ सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं तअव्वुज़, तस्मिया और दुआ के साथ। मेरे बाद पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता सबक में हमने खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश की आवाज़ों की मश्क की, और उसमें हमने कुरानी अल्फाज भी पढ़े जिसमें ये आवाज़ें इस्तेमाल हुई, और उससे पहले ज़बर ज़ेर पेश जो हम पढ़ चुके हैं वो भी, और जज़म का भी इयादा हुआ, क़लक़ला का भी इयादा हुआ। अब आप बोर्ड पर देखिए, क्या आप ये अल्फाज पढ़ सकते हैं? शाबाश, माशाअल्लाह। इसका मतलब है कि आपने होमवर्क घर जाकर किया था, आपने सही तरीके से, सही तलफ़्फ़ुज़ से इन आवाज़ों को पढ़ा। आज हम एक और ऐसी आवाज़ सीखने वाले हैं कि जिसमें हम आवाज़ को लंबा कर सकते हैं। कौन सी आवाज़ है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको मद या मद्दा का मतलब पता है? इसका मतलब होता है आवाज़ को लंबा करना या खींचना। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे लंबा करना, ये तो जैसे ज़बर हो गई, फ़र्ज़ कीजिए ज़बर, और उसको थोड़ा-सा खींच के लंबा कर दिया हमने। जैसे हमने खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर उल्टे पेश में किया था। म, मा, ब, बा, मी, मी, मू, मू। आपने देखा, हम आवाज़ों को लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन हर आवाज़ को नहीं, सिर्फ उस आवाज़ को जिसके के बारे में हमें पता हो कि इसे हम खींच सकते हैं, जैसे खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। तो आज हम एक और ऐसी आवाज़ सीखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी हर्फ की आवाज़ को लंबा किया जा सकता है, तो क्या वाकई किया जा सकता है? शाबाश, खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश के साथ हम हर्फ की आवाज़ को लंबा कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी आवाज़ को खड़े ज़बर की तरह लंबा किया जा सकता है। ऐसे हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। मद या मद्दा का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया, खींचना या लंबा करना। तो हुरूफ मद्दा ऐसे हुरूफ जिनकी आवाज़ों को हम जिनकी मदद से हम आवाज़ों को लंबा करके खींच कर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उन हुरूफ की मदद से आवाज़ को लंबा करेंगे। कैसे? बोर्ड पर देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हुरूफ ज़बर के साथ लिखे हुए हैं, ज़रा इनको पढ़िए। शाबाश। अब आप देखिए, यहाँ पर मीम ज़बर के साथ लिखा है और उसके सामने मीम है ज़बर के साथ, और उसके साथ अलिफ भी लिखा हुआ है। आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ जी, एक तो मीम लिखा हुआ है ज़बर के साथ, और दूसरा उसके सामने मीम ज़बर के साथ लिखा हुआ है और उसके साथ अलिफ भी हमने जोड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब ज़बर वाले हर्फ के बाद अलिफ आ जाए तो हम ज़बर वाले हर्फ की आवाज़ को ज़रा खींच कर पढ़ते हैं, बिल्कुल खड़े ज़बर की तरह, और इस अलिफ को हम कहते हैं अलिफ मद्दा। ज़बर वाले हर्फ के सामने अगर अलिफ आ जाए, अलिफ खाली होगा ना, क्योंकि उस पर जज़म हुई तो वो हमज़ा साकिन हो जाएगा। तो ज़बर वाले हर्फ के बाद अलिफ आ जाए या अलिफ से पहले ज़बर वाला हर्फ आ जाए, तो हम ज़बर वाले हर्फ की आवाज़ को ज़रा खींच कर पढ़ते हैं खड़े ज़बर की तरह, और उस अलिफ को हम कहते हैं अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? वो अलिफ जिसके पहले ज़बर हो, ऐसे अलिफ को हम कहते हैं अलिफ मद्दा, और उसको हम खींच कर पढ़ते हैं। पिछले हर्फ की आवाज़, ज़बर वाले हर्फ की आवाज़ को हम ज़रा खींच देते हैं, जैसा खड़ा ज़बर के साथ हम करते हैं। तो ये जो हुरूफ आपके सामने लिखे हैं, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। मा,
با تا جا، بالکل اتنا ہی کھینچیں گے جتنا ہم نے کھڑے زبر کو کھینچ کر پڑھا تھا. ایک دفعہ فرق واضح کر لیجئے دوبارہ. یہ ہے ما اور یہ ہے الف مدہ کے ساتھ ما با با. پڑھیے تا تا جا جا. آپ نے ایک ایسا حرف سیکھا جس کی مدد سے ہم زبر کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ، اور اس کو ہم کھڑے زبر کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں. ما با وا فا. تو جیسے الف مدہ آپ نے سیکھا، اسی طرح دو اور حرف بھی حروف مدہ میں شامل ہیں، وہ ہیں واو اور یا. واو کب مدہ ہوتا ہے؟ واو ساکن ہو یعنی واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو ہم پیش والے حرف کی آواز کو واو سے ملاتے ہیں اور لمبا بھی کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے الٹا پیش کی آواز کو کیا ہے. بورڈ پر دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے سا پر پیش ہے، تو اب ہم اس کو ملائیں گے، لمبا کر دیں گے آواز کو. سو سو سو، بالکل ویسے ہی جیسے ہم الٹا پیش کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے. یہاں پر واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے ذال پر پیش ہے، تو اس کو ہم لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. ذو 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 نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر سختی سے نہیں ملائیں گے، بلکہ ہم یہاں پر کیا کریں گے، واو کے ساتھ اس طرح ملائیں گے پیش کو کہ اس کی آواز لمبی ہو جائے گی الٹے پیش کی طرح. ذو مو وو وو فو. تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں واو مدہ، یا پیش والے حرف کے بعد اگر واو ساکن ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، یعنی اس کی آواز کو ہم لمبا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یعنی یا پر جزم ہو تو یہ یا ساکن ہو گئی، اور اس کے پیچھے اگر زیر ہو تو ہم زیر والے حرف کو جزم والی یا سے ملائیں گے اس طرح کہ اس کی آواز لمبی ہو جائے گی کھڑے زیر کی طرح، جیسے می بی وی فی. آپ نے دیکھا میں نے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کر پڑھا، وہاں پہ کھڑا زیر نہیں تھا لیکن وہاں پر یا مدہ موجود ہے. یا مدہ کون سی یا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یا مدہ، اور زیر والے حرف کی آواز کو یا سے اس طرح ملاتے ہیں کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے آواز کھڑے زیر کی طرح. تو تین حروف ہیں حروف مدہ، الف، واو اور یا. الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور واو ساکن ہو جزم کے ساتھ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے، اس کو یاد رکھیے. الف مدہ کون سا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہونی چاہیے اور الف خالی ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں. اور واو مدہ کون سی واو ہے؟ واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو لمبا کریں گے آواز کو الٹے پیش کی طرح. اور یا مدہ کون سی یا ہے؟ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہم زیر کی آواز کو لمبا کر دیں گے کھڑے زیر کی طرح. تو یہ حروف مدہ ہے، ان کی پہچان یاد رکھتے ہوئے اب ہم بورڈ پر مشق کرتے ہیں. آپ اس صفحے کو کتاب سے بھی مشق کر سکتے ہیں. کتاب میں حروف مدہ کا سبق کھولیے، پہلا صفحہ ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں الف مدہ بنا ہوا ہے، اس کی پہچان، اور پھر اس کے آگے الف مدہ کے ساتھ کچھ حروف دیے گئے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. ہم نے اس کو زبر کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے، بالکل اتنا ہی جتنا ہم نے کھڑے زبر کو کھینچ کر پڑھا تھا. تو میں پڑھوں گا، آپ میرے بات دہرائیے، پہچان کو ذہن میں رکھیے. یہ الف مدہ ہے، ما با فا سا صا را. را پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، آپ یاد رکھیے اس کو. تو اس کے بعد اگر خالی الف آ گیا، نہیں الف مدہ بھی بن گیا، تب بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے. تو پڑھیے اس کو، را قا حا. دیکھیے جب بھی آپ نے اس کو غور سے دیکھا اور سنا بھی اور پڑھا بھی،
जब पीछे मोटा हर्फ था तो हमने आवाज को भी मोटा ही रखा, लंबा करते हुए भी, जैसे फो, उसको फा नहीं पड़ा, ठीक है, उसको फो, आवाज को लंबा किया तो हमने आवाज को भी फिर मोटा ही रखा, क्योंकि वो मोटे हर्फ की आवाज को खींच रहे थे हम। फो, रो, ओ, और अगर बारीक हर्फ है तो फिर उसकी आवाज को मोटा नहीं करेंगे, चाहे आवाज को खींच कर पढ़े हों, जैसे मा, सा, हा, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद वाव मद्दा की मिसाल है, आप देखिए शुरू में वाव मद्दा की शक्ल बनी हुई है, वाव पर जज्म है और उससे पहले क्या है, पेश है, शाबाश, और उसके आगे उसकी मिसाल मौजूद है, हम इसको पढ़ेंगे तो पेश के मुकाबले में थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, बिल्कुल उल्टा पेश की तरह। फू, सीटी नहीं होनी चाहिए इस आवाज में, ख्याल रखिए। फू, लू, तू, और पा की आवाज मोटी होगी, इसका ख्याल रखना है। तू, सू, सौद की आवाज मोटी होगी, इसका ख्याल रखिए। सू, हू, हू, हा और हा में फर्क है, ये आप जानते हैं, आप मखारिज में सीख चुके हैं, तो इस फर्क को वाज़ेह रखना है यहाँ पर। एक दफा फिर पढ़िए, हू, हू, शाबाश। इसके बाद है या मद्दा, आप देख रहे हैं वहां पर या मद्दा की पहचान मौजूद है, यानी या पर जज्म है और उससे पीछे क्या है, जेर, तो हम इसको खींच कर पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे हम खड़े जेर को खींच कर पढ़ते हैं। तो मशक करते हैं इसकी, मेरे बात पढ़िए। सी, जी, सा की आवाज में सीटी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिए, मखरज का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। फी, सी, इसमें सीटी होनी चाहिए, सीन है, फिर पढ़िए। सी, सी, सौद की आवाज को आप थोड़ा सा मोटा करेंगे, आप जानते हैं सौद की आवाज मोटी पड़ी जाती है। एक दफा फिर पढ़िए, सी, और रा के नीचे जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे, तो यहाँ खींच कर पढ़ते हुए भी हम इसको बारीक ही पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे जेर है। री, की, ही, की जब आपने पढ़ा तो इस पर जोर न लगाइए, इसको की नहीं पढ़ना, जोर लगा कर नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ेंगे। की, बस मखरज का ख्याल रखना है और बिल्कुल बारीक नहीं पढ़ना आवाज को। की, ही, ई, ई, यहाँ पर हमजा और आइन की आवाज में फर्क वाज़े रखिए। एक दफा फिर इन्हीं दोनों मिसालों को हम पढ़ेंगे। ई, ई, शाबाश, माशाअल्लाह। तो आज हमने ऐसे हुरूफ के बारे में सीखा, जाना, उनको पहचाना कि जिनकी मदद से हम आवाज को लंबा कर सकते हैं। मद्दा, मद्दा का मतलब है खींचना या लंबा करना। जैसा कि हमने देखा ये रबर बैंड हम खींच रहे हैं तो इसमें लंबा हो रहा है। तो कुछ हुरूफ, जैसे आपने खड़ा ज़बर खड़े ज़ेर उल्टे पेश के बारे में सीखा था कि उनकी मदद से हम आवाज़ को लंबा कर सकते हैं, ऐसे ही आज आपने कुछ हुरूफ के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश तो मौजूद नहीं है, फिर भी हम उन हुरूफ की मदद से आवाज़ को लंबा कर सकते हैं। वो कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ मद्दा, अलिफ, वाव और या, तीन हुरूफ हैं जिनकी मदद से हम आवाज़ों को लंबा करते हैं, इसीलिए इन हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफ मद्दा। उनकी पहचान क्या है? अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले क्या होना चाहिए? ज़बर, और अलिफ खाली होगा, उस पर आप जज़्म लगाएंगे तो आपको पता है, आप हमजा साकिन में पढ़ चुके हैं इसको, ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म लगाएं तो अलिफ हमजा बन जाता है, तो इसलिए अलिफ खाली होगा, उससे पहले ज़बर, तो उसकी आवाज़ को हम लंबा करके खींच कर पढ़ेंगे। मा, बा, वा, फा। इसी तरह वाव साकिन हो जज़म की हालत में और उससे पीछे पेश हो तो हम पेश की आवाज़ को लंबा कर देंगे उल्टे पेश की तरह। मू, बू, वू, फू। और या मद्दा, या साकिन हो, जज़म हो उस पर और उससे पीछे ज़ेर हो, तो ज़ेर वाले हर्फ की आवाज़ को हम लंबा कर देंगे उससे मिलाते हुए। मी, बी, वी, फी, जैसे हमने खड़े ज़ेर में किया था।
اب آپ نے حروف مدہ کو یاد رکھنا ہے، کہیں پر کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش موجود نہ ہو اور حروف مدہ آ جائیں تب بھی ہم آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے آج کا جو صفحہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ حروف مدہ کی پہچان کی ہے، گھر جا کر بھی اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو ان کی پہچان ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے ایسے الفاظ پڑھنے کی مشق کریں گے جن میں حروف مدہ استعمال ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سبق کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ، میرے بات پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔